बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करे, कैसे कमाए पैसे। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां इनाम में मिलेगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 अशर्फियां, यह तो बना बनाया मौका था। मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची ना थी, क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर। लेकिन वह मस्त स्वभाव का था, इसलिए अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा, रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने सोचा, क्यों ना अभी अपनी कविता शुरू की जाए। बोला, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चलता गया। वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीवत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में एक पेड़ के डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। वह पत्तियों के बीच से सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत है का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला गया था। तभी सर्र की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। तुरंत ही उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक कहां भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे न बच सकत है। अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चित था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? उस आदमी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि जरूर यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, धन्नू सा भाई भन्नू सा। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नू सा भाई भन्नू सा, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का तुम ढूंढत है। सरक सरक कहां भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे न बच सकत है, धन्नू सा भाई भन्नू सा। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुनाते जा रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाला एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्या अर्थ होगा इस विचित्र कविता का। पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई थी। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा, शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नू सा था, जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे,
खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंक कर रुक गया। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए हुए था। धनुषा ने उठकर एक आध घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरूर सुरूर का पीवत है, चोरों को काटो तो खून नहीं। सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे न बच सकत है। धनुषा भाई धनुषा। धनुषा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं बचा, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। तभी मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया और वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी मां के रहने के लिए काफी धन हो गया था। और कहानी भी हमारी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।